नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, है ना। कौन सा कंपाउंड्स? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, है ना। जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोला जाता है। अब जब मेरी बात को आप समझिए बहुत ध्यान से कि आज हम जो थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या है? जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। और अगर मैं इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करूं तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश और XX7 डैश, है ना। व्हेन हैलोजन्स रिएक्ट अमंग देमसेल्फ, है ना, जब हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। और इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन कौन से? XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश, है ना। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है जहां पर जो X होता है ना ये लार्ज साइज हैलोजन होता है। ये X होता है ये लार्ज साइज हैलोजन होता है, समझ रहे हैं। और जो X डैश होता है बच्चों ये स्मॉलर साइज हैलोजन होता है। मेरी बात समझो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड्स की वो फॉर्मेशन करते हैं उनको कहा जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अगर आप टॉपिक डालना चाहते हैं तो आप ये डाल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद अदर हैलाइड आयन, है ना। आप ऐसे टॉपिक डाल सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स टुवर्ड्स अदर हैलाइड्स, है ना, टुवर्ड्स अदर हैलाइड। आप एनसीईआरटी की इस हेडिंग को डाल सकते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलाइड, इंटर हैलोजन कंपाउंड XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश। वहां पर X कौन होता है? आपका लार्ज साइज हैलोजन होता है और X डैश जो होता है वो स्मॉलर साइज हैलोजन होता है। X आपका X इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन X डैश, ये भी लिख सकते हैं। X is more electropositive than X डैश। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है। और इंटर हैलोजन कंपाउंड के अंदर कितने तरीके के इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं? XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश, है ना। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि फ्लोरीन does not play the role of सेंट्रल एटम। फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम का रोल प्ले नहीं कर सकता। उसके पीछे जो आंसर है वो आपको मालूम है। एक तो उसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने कंपाउंड्स में, ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसीलिए फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम का रोल प्ले नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जहां पे जो X है वो लार्ज साइज हैलोजन है और X डैश जो है वो स्मॉलर साइज हैलोजन है। XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश। फ्लोरीन कभी भी रोल प्ले नहीं करता सेंट्रल एटम का, उसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता और वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। इतना आप लोग नोट कर सकते थे। अब अगर मैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की बात करूं बच्चों, अगर मैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की बात करूं तो आप हेडिंग डाल सकते हो प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आप हेडिंग डाल सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, है ना। फिर आपको इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब आपको इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। तो सबसे पहली प्रिपरेशन है, अगर मान लो मैं Cl2 और F2 को रिएक्ट करा दूं इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में अगर मैं Cl2 और F2 को रिएक्ट करा देता हूं तो ये बनाते हैं ClF। और अगर मान लीजिए कि अगर Cl2 को मैं F2 के साथ रिएक्ट कराता हूं और इसको मैं एक्सेस में ले लेता हूं तो ये बनाता है ClF3।
और अगर मैं I2 और Cl2 को इक्विमोलर रेशियो में रिएक्ट कराता हूं, इक्विमोलर रेशियो में, तो ये बनाते हैं बच्चों ICl। तो अगर Cl2 और F2 दोनों बराबर रेशियो में है तो ClF बनेगा, F2 अगर एक्सेस में है तो ClF3 बनेगा, I2 और Cl2 दोनों इक्विमोलर रेशियो में है तो ICl बनेगा। मान लीजिए अगर आपका Cl2 एक्सेस में है तो ये ICl3 बनेगा। Cl2 प्लस F2 दोनों इक्विमोलर रेशियो में है तो ClF बनेगा। Cl2 प्लस F2 अगर F2 एक्सेस में है तो ClF3 बनेगा। अगर आयोडीन और क्लोरीन दोनों इक्विमोलर रेशियो में है तो ICl बनेगा। I2 प्लस Cl2 अगर एक्सेस में है Cl2 तो ICl3 बनेगा। नोट करो। और अगर मान लो अगर मैं Br2 को F2 के साथ रिएक्ट कराता हूं और वो भी एक्सेस में है तो ये BrF5 बनेगा, BrF5 बनेगा। तो अगर मैं Cl2 और F2 को रिएक्ट कराऊं तो ClF बनाएगा, Cl2 प्लस F2 को रिएक्ट कराऊं तो ClF3 बनाएगा। I2 प्लस Cl2 में दोनों इक्विमोलर रेशियो में रिएक्ट कराऊं तो ICl बनाएगा। I2 प्लस Cl2 में अगर मैं Cl2 को एक्सेस में ले लूं तो ICl3 बनाएगा। Br2 और F2 में BrF5 बनाएगा। तो ये हम लोगों ने बात करी है कि इसकी कुछ प्रिपरेशन की। तो जो शुरुआत है वो मैं आपको ऐसे कराना चाहता हूँ। ये हमारा पी ब्लॉक का हैलोजन्स टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स? जब हैलोजन्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिन कंपाउंड्स की वो फॉर्मेशन करते हैं उनको इंटर हैलोजन बोला जाता है। तो अगर आप लोग सही से पढ़ रहे हैं और अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, है ना। तो जो मैं मेन बात बता दूं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जब हैलोजन हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है तो वह इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो XX डैश होता है, XX3 डैश होता है, XX5 डैश होता है और XX7 डैश होता है। इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है X की वो +1 होती है, इसमें +3 होती है, इसमें +5 होती है और इसमें +7 होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो इंटर हैलोजन कंपाउंड वो X होता है वो लार्ज साइज हैलोजन होता है। कैसा हैलोजन होता है? लार्ज साइज हैलोजन होता है। और जो X डैश होता है वो स्मॉलर साइज हैलोजन। जो X होता है वो लार्ज साइज हैलोजन होता है और जो X डैश होता है वो स्मॉलर साइज हैलोजन होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि X इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन X डैश। X की जो वैल्यू है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में X डैश के, है ना। दीज आर द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स व्हेन हैलोजन रिएक्ट विद हैलोजन। अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन की, तो अगर मान लो मैं Cl2 और F2 को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में रिएक्ट करा दूं, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ले लूं, दोनों को बराबर ले लूं, तो ये क्या बना लेते हैं, बैलेंस आप कर लीजिएगा, ClF बना लेंगे। और अगर मैं Cl2 के साथ F2 को एक्सेस में ले लूं, F2 को एक्सेस में ले लूं तो ये 2ClF3 बना लेंगे। अगर मैं I2 और Cl2 को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ले लूं, I2 और Cl2 को मैं इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ले लूं तो ये ICl बना लेते हैं। और अगर मैं I2 और Cl2 को अगर मैं एक्सेस में ले लूं तो ये ICl3 बना लेते हैं। तो अगर मैं दोनों को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ले लूंगा तो ये ClF बनाते हैं, आपने पढ़ लिया, ClF3 बनाते हैं, ICl बनाते हैं, ICl3 बनाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब बात ये आती है कि इसका एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, Br2 प्लस F2 इट विल गिव्स, अगर F2 को अगर आप एक्सेस में ले लेते हैं तो ये BrF5 बना लेते हैं। तो ये तो थे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात, है ना। अब एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए XX डैश का एग्जांपल कौन है, XX3 डैश का एग्जांपल कौन है, XX5 डैश का एग्जांपल कौन है और XX7 डैश का। तो XX डैश के जो एग्जांपल है वो है ClF हो गया, BrF हो गया, ICl हो गया, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। ClF हो गया, BrF हो गया, ICl हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है।
ठीक है, IF हो गया। XX3 डैश में जो एग्जांपल है वो है CLF3 हो गया, BRF3 हो गया, ICL3 हो गया। बच्चों ICL3 के ऊपर स्टार लगाना क्योंकि दिस ICL3 इज एग्जिस्ट एज अ डाइमर, दिस ICL3 इज एग्जिस्ट एज अ डाइमर। ये नेचर में डायमर के फॉर्म में मिलता है। तो अगर मैं XX3 डैश की बात करूं तो CLF3 हो गया, BRF3 हो गया, ICL3 हो गया, और ये ICL डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है I2CL6 के फॉर्म में। दिस ICL3 is exist as a dimer I2CL6। तो XX डैश में CLF, BRF, ICL, IF, XX3 डैश में CLF3, BRF3, ICL3 है ना, और ICL3 exist as a dimer I2CL6। इस तरीके का डायग्राम बना लीजिएगा। अगर हम XX5 डैश की बात करते हैं तो CLF5, BRF5, IF5, और XX7 डैश की बात करते हैं तो सिर्फ IF7 की बात करते हैं। I के अलावा कोई भी एटम अपने सराउंडिंग में 7 एटम्स को अटैच नहीं कर सकता। यहां पर एक पॉइंट नोट करने लायक था कि IF7 ही सिर्फ इकलौता सिर्फ IF7 बन सकता है, बाकी कोई 7 एटम्स को अपने अराउंड नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो 7 एटम्स को अपने अराउंड लगाएगा तो स्टेरिक रिपल्शन होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं होगा। मतलब एक ही ऐसा एटम है जो अपने अराउंड 7 हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर सकता है, और वो आयोडीन है। इसके अलावा ना क्लोरीन कर सकता है ना ब्रोमीन कर सकता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। वो अपने अराउंड 7 फ्लोरीन एटम को अटैच कर सकता है। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन ने ऐसी कोशिश की तो उनके केस में स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो स्टेबल नहीं होंगे। इसीलिए सिर्फ IF7 एग्जिस्ट करता है XX7 में, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? अगर मैं बात करूं XX डैश का एग्जांपल कौन है, CLF है, BRF है, ICL है, IF है। XX3 डैश का एग्जांपल कौन है, CLF3 है, BRF3 है, ICL3 जो है बच्चों वो एग्जिस्ट करता है एज अ डाइमर I2CL6। अगर मैं XX5 डैश की बात करूं तो CLF5 है, BRF5 है, IF5 है। XX7 की डैश की बात करूं तो IF7 है। सिर्फ आयोडीन ऐसा है लार्ज साइज होने के कारण जो अपने अराउंड 7 एटम्स को अरेंज कर सकता है, बाकी कोई भी अपने अराउंड 7 एटम्स को जोड़ नहीं सकता। उसका रीजन है क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ओनली आयोडीन कैन अटैच 7 हाइड्रोजन एटम्स अराउंड, अपने अराउंड 7 हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर सकता है, बाकी कोई भी अटैच नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन है कि आयोडीन का जो साइज है वो बड़ा है, क्लोरीन और ब्रोमीन का जो साइज है वो उतना बड़ा नहीं है, वो अपने अराउंड 7 हाइड्रोजन एटम को अटैच नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन है कि उनके केस में स्टेरिक क्राउडिंग और या स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने प्रिपरेशन की बात कर ली, इसके एग्जांपल की बात कर ली है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इसकी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की। अब बच्चों हम इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की? तो उसमें एक तो ये कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर है ना, कोवेलेंट होते हैं बच्चों, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। एक तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, दूसरा ये डायामैग्नेटिक होते हैं, तीसरा ये वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड होते हैं एट 298 केल्विन एक्सेप्ट CLF जो कि गैस होता है। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की बात करूं तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड होते हैं 298 केल्विन एक्सेप्ट जो कि CLF गैस है। बट बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर मोर reactive than halogens except F2।
बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन्स के कंपैरिजन में। इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब सभी F2 से ज्यादा रिएक्टिव तो कोई हो ही नहीं सकता, F2 तो सभी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, F2 से ज्यादा रिएक्टिव तो कोई होता ही नहीं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड सभी हेलोजन से रिएक्टिव होते हैं बट एक्सेप्ट F2। अब जरा इस बात को समझो, ऐसा क्या रीजन है कि XX डैश इज मोर रिएक्टिव, XX डैश इज मोर रिएक्टिव देन XX? क्या रीजन है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू X2 XX बॉन्ड? उसका एक्सेप्ट कौन एक्सेप्शन है? फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव तो कोई हो नहीं सकता। सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन XX। मेरी बात सुनो, सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू XX। मेरी बात सुनी आपने? जरा जैसे समझते हैं, एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। XX डैश इज मोर रिएक्टिव देन XX, सुना आपने ध्यान से? जैसे आपको मैं बता दूं, अब इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाई XX डैश इज मोर रिएक्टिव देन XX? व्हाई इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन प्योर हेलोजन? तो उसके पीछे रीजन है, जो ये XX बॉन्ड है ये वीकर होता है। XX बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू XX बॉन्ड। प्योर हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके कंपैरिजन में X और X के बीच, X और X डैश के बीच जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है। X और X डैश के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू XX बॉन्ड। उसके पीछे रीजन है, ये वाला बॉन्ड पोलर होता है। पोलर क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसके पीछे रीजन है ये नॉन पोलर है। तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा? कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा? जो पोलर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, उसका ये क्वेश्चन जी में आ चुका। इंटर हेलोजन कंपाउंड इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं प्योर हेलोजन के कंपैरिजन में क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्ड है XX डैश बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड वीकर होता है किसके कंपैरिजन में? XX डैश, X और X के बीच के। X और X डैश इज मोर रिएक्टिव देन XX। उसके पीछे रीजन होता है कि X और X डैश के बीच का जो बॉन्ड है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू X और X के बीच का जो बॉन्ड होता है। उसके पीछे रीजन है X और X डैश के बीच का बॉन्ड वीकर क्यों होता है कि उसके पीछे रीजन है ये पोलर होता है, ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। मान लो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं, ICl दे दूं, Cl2 दे दूं, Br2 दे दूं, I2 दे दूं, पूछो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर कौन होगा? ICl ज्यादा रिएक्टिव। इनमें इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन है? ICl। बट अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, ICl दे दूं, है ना, और आपको ClF दे दूं, और मैं आपको दे दूं Br2 दे दूं, और मैं आपको F2 दे दूं, पूछो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? तो फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिविटी तो किसी की हो ही नहीं सकती। कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड भी फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकता। जो मैं ये ऑर्डर जो बात कर रहा हूं ये किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो आप? Cl2 के साथ, Br2 के साथ, I2 के साथ, बट फ्लोरीन से तो ज्यादा कोई रिएक्टिव हो ही नहीं सकता। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्योर हेलोजन। रीजन इज वेरी सिंपल, द XX bond is weaker as compared to XX bond. Why XX bond is weaker? Because this bond is polar and XX bond is non-polar. तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, वोलेटाइल, सॉलिड और लिक्विड होते हैं 298 केल्विन एक्सेप्ट ClF जो गैस होता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन्स के कंपैरिजन में एक्सेप्ट F2। जैसे ICl, Cl2, Br2 और I2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ICl। बट अगर फ्लोरीन आ जाता है तो फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिविटी तो किसी की हो ही नहीं सकती। फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिविटी तो किसी की हो ही नहीं सकती। समझ गया? फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिविटी तो किसी की हो ही नहीं सकती। तो ये तो बात हम लोगों ने कर दी कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसी वजह से क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बीच का जो बॉन्ड है वो काफी वीक होता है, इसी वजह से इंटर हेलोजन कंपाउंड बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। Why inter halogen compounds are more reactive as compared to pure halogen? Because XX bond is weaker as compared to XX bond। और XX bond is weaker इसलिए होता है क्योंकि वो बॉन्ड पोलर होता है। पोलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। XX बॉन्ड जो होता है वो नॉन पोलर होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। यहां तक की बात आप लोगों ने समझ ली है। बच्चों अगर मैं बात करूं इनके स्ट्रक्चर्स की, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की, उसमें एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं इनकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, अगर मैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस कर दूं
अगर मैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या होता है? तो मान लो XX डैश है, इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो जो बड़ा वाला हाइड्रोजन है वो तो बनाता है ऑक्सो एसिड HOX। जो बड़ा वाला हाइड्रोजन है वो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनाएगा? ऑक्सो एसिड बनाएगा। तो बड़ा वाला हाइड्रोजन तो बनाता है ऑक्सो एसिड और जो छोटा वाला होता है वो बनाता है HX हैलाइड। जो छोटा वाला होता है वो बनाता है HX डैश हाइड्रोजन हैलाइड और जो बड़ा वाला होता है वो ऑक्सो एसिड बनाता है। जो छोटा वाला होता है वो हैलाइड आयन बनाता है, जो बड़ा वाला होता है वो ऑक्सो एसिड बनाता है। XX डैश प्लस H2O HX डैश प्लस HOX। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ClF3 की हाइड्रोलिसिस कराऊं तो बताओ इसमें क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? +3 में। तो छोटा वाला तो बनाएगा HF, जो बड़ा वाला है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में। +3 का ऑक्सो एसिड कौन है क्लोरीन का? HClO2। ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा मान लो अगर मैं आपको दे दूं ClF की हाइड्रोलिसिस करो तो छोटा वाला कौन है? FF हाइड्रोजन के साथ मिलकर HF बनाएगा। इसमें क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? +1 में। तो ये हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाएगा? इसका ऑक्सो एसिड बनाएगा जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो। मान लो अगर मैं IF7 दे दूं और मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराने को दे दूं तो जो छोटा वाला है वो तो बनाएगा HF और जो बड़ा वाला है वो बनाएगा इसका ऑक्सो एसिड। बताओ +7 में इसका ऑक्सो एसिड कौन सा होता है? HiO4 और आयोडिक एसिड। तो ये तो हमने बात कर ली हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। अगर मैं XX डैश की हाइड्रोलिसिस करता हूं तो HX डैश बनाता है, साथ में HOX बनाता है। जैसे अगर मैं ClF3 की हाइड्रोलिसिस कर दूं तो HF प्लस HCl2 बनाएगा। ClF की हाइड्रोलिसिस कर दूं तो HF प्लस HOCl बनाएगा। IF7 की हाइड्रोलिसिस कर दूं तो HF प्लस HiO4 बनाएगा। बात समझ में आ गई? इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की मैंने हाइड्रोलिसिस आपको बता दी है। अब बात आती है बच्चों इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस के बारे में बात भी कर ली हमने। जो छोटा होता है वो हाइड्रो एसिड बनाता है, ये रहा, सुन रहे हैं, और जो बड़ा होता है वो ऑक्सो एसिड बनाता है। ये बात भी आप क्लियर कर लो। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन छोटा है तो ये बनाएगा HF और जो बड़ा है वो ऑक्सो एसिड बनाएगा। यहाँ भी फ्लोरीन छोटा है तो ये बनाएगा HF और बड़ा जो है वो ऑक्सो एसिड बनाएगा। यहाँ भी फ्लोरीन छोटा है तो ये बनाएगा HF और ये बनाएगा बड़ा ऑक्सो एसिड। और ऑक्सो एसिड कौन से बनाएंगे? बहुत सारे होते हैं, तो वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सो एसिड बनाएंगे। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सो एसिड बनाएंगे। चलिए ये तो बात थी। अब अगर हम बात करें बेटा, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर्स की, है ना, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर्स की तो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जैसे ClF3 पूछ लिया, BrF3 पूछ लिया, तो सबसे पहले तो ClF3 और BrF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है और साथ में 2 लोन पेयर होते हैं। sp3d के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और जो शेप होती है, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए तो शेप जो होती है वो होती है T शेप। और जो ये 2 लोन पेयर हैं ये किस पोजीशन पे रखेंगे? 2 लोन पेयर शुड प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्यों भाई इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों रखते हैं लोन पेयर? याद आया बेंट रूल। बेंट रूल कहता है जब कभी भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो लोन पेयर ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। बच्चों अगर मैं बात करूं कभी भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, ज्योमेट्री तो ऑलवेज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है बेटा। शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस है। जो शेप होती है वो विदाउट लोन पेयर बताई जाती है और जो ज्योमेट्री है विद लोन पेयर बताई जाती है। तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, जो शेप है वो टी शेप है, क्योंकि जो 2 लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट होंगे और टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। तो अगर मैं बात करूं ClF3 की तो ClF3 की शेप कुछ इस तरीके की होती है मेरे प्यारे बच्चों। द 2 लोन पेयर शुड ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। क्यों? इनके बीच में एंगल कितना होगा? 120 होगा। 120 डिग्री पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे तो रिपल्शन कम होगा। नहीं समझे? तो कभी भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाए जो 2 लोन पेयर है वो ऑलवेज किस पोजीशन पे होते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके और उनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। ये आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी।
VSEPR थ्योरी कहती है कि लोन पेयर ऑलवेज किस पोजीशन पे होने चाहिए, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वहां पर डिस्टेंस ज्यादा होता है और रिपल्शन कम होता है। ClF3 की शेप के बारे में बात कर ली मैंने, BrF3 की शेप के बारे में बात कर ली। क्यों बच्चों? BrF3 के बारे में बात कर ली, टी ClF3 के बारे में बात कर ली, BrF3 के बारे में बात कर ली। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, शेप जो है वो टी शेप है, दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। ClF3 BrF3 sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, दो लोन पेयर शुड ऑलवेज प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BrF3। दो लोन पेयर होते हैं, तीन बॉन्ड पेयर होते हैं, टोटल मिलाकर स्टेरिक नंबर 5 होता है, एक S होता है, 3 P होते हैं, एक D होता है। तो कभी भी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आ जाए और कभी भी लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर शुड ऑलवेज प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी। अगर VSEPR थ्योरी के हिसाब से चलें तो लोन पेयर ऑलवेज किस पोजीशन पे रहेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द शेप ऑफ ClF3 इज टी शेप not trigonal bipyramidal? This is because the two lone pairs should always occupy the equatorial position and to minimize the repulsion and maximize the stability. That's why the lone pair should present at the equatorial position. अब बात आती है बेटा एक और की, अगर मैं बात करूं BrF5 की, अगर मैं बात करूं ClF5 की, अगर मैं बात करूं IF5 की, तो इन सभी की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों वो sp3d2 होती है। मैंने आपको तरीका बता रखा है। स्टीरिक नंबर 6 होता है। BrF5 की बात करूं, ClF5 की बात करूं, IF5 की बात करूं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ज्योमेट्री तो हो गई ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें एक लोन पेयर होता है, सभी के पास एक लोन पेयर होता है। कैसे एक लोन पेयर होता है? ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 अटैच कर दिए बच्चे, दो बचे, मतलब एक पेयर बाकी है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, एक लोन पेयर है, तो इनकी जो शेप होगी बच्चों वो आपको मालूम है स्क्वायर पिरामिडल होगी। आप जानते हैं स्क्वायर पिरामिडल होगी। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, एक लोन पेयर है, तो जो शेप होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी। बड़ा आसान है, ये बना लिया आपने स्क्वायर, ये बना लिया स्क्वायर। आई आपने लगा दिया सेंटर पे, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, एक ऊपर एक लोन पेयर, 1 2 3 4 और एक लोन पेयर। दिस शेप मैंने क्या बताया था? ज्योमेट्री बताते वक्त विद लोन पेयर बताई जाती है, ज्योमेट्री बताते वक्त विद लोन पेयर बताई जाती है, बट शेप बताते वक्त इस लोन पेयर को छुपा लिया जाता है। तो ये क्या हुआ? बेस स्क्वायर का हो गया, ऊपर एक पिरामिड, तो इस शेप का नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल हो गया। BrF5 हो, ClF5 हो, IF5 हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर, तो शेप स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। ClF5 की बना लो, BrF5 की बना लो, IF5 की बना लो। तो कभी भी sp3d2 हो जाए तो ज्योमेट्री तो ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल होगी, बट जो शेप होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज IF7। IF7 के अंदर बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होता है, और इसके अंदर जो शेप होती है वो पेंटागनल बाइपिरामिडल होती है। जो एंगल होता है वो 72 डिग्री और 90 डिग्री का होता है, और जो पिरामिड बनाते हैं वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और जो एक ही प्लेन में होते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है? 72 डिग्री। बेटा पेंटागन में कितने का एंगल होता है? 72 डिग्री का एंगल होता है। क्यों? पेंटागन के अंदर कितने का एंगल होता है बच्चों? 72 डिग्री का होता है। ये जो एंगल है ये 72 डिग्री का है, और जो पिरामिड बनाएंगे वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये बेस किसका होता है? जरा बताओ, बेस किसका होता है? बेस होता है पेंटागन का, बेस होता है पेंटागन का। ये एंगल जो होता है ये 72 डिग्री का होता है पेंटागन के बीच में। कैसे याद रखोगे? 360 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना डिग्री का एंगल आ जाएगा? 72। अरे ये 360 को डिवाइड कर दो 5 से, 72 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 72 डिग्री का एंगल वो होता है जो प्लेन में होते हैं, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है दोनों फ्लोरीन ये वाले। ये पिरामिड बनाएंगे, इसीलिए इसका नाम पेंटागनल बाइपिरामिडल होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होती है। सुना ध्यान से, sp3d3 होती है। नोट कर लो बच्चों जल्दी से। दिस इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स।
तो जिसके पास लोन पेयर नहीं होता उसके पास ज्योमेट्री या फिर कह लो शेप एक ही होते हैं। बेटा लोन पेयर नहीं होता तो वो आइडियलाइज्ड ज्योमेट्री होती है, आइडियलाइज्ड होनी ऐसी चाहिए थी, बट अगर लोन पेयर आएगा तो रिपल्शन करेगा, रिपल्शन करेगा तो शेप को बिगाड़ेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, तो फिर वो शेप कुछ और हो जाती है। वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जैसे CLF3 के अंदर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, बट होती कैसी है, टी शेप। सही है। CLF5 या BRF5 या IF5 में क्या होनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल, बट होती कैसी है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि आपको मैं बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में एक इक्वेशन है, CLF3 और BRF3 वेरी पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। CLF3 और फ्लोरिनेटिंग एजेंट, CLF3 और BRF3 बहुत ही पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो फ्लोरीन प्रोवाइड करता है। तो CLF3 ले लो, BRF3 ले लो, दोनों बहुत ही पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। अब इसके पीछे आप कंसेप्ट को समझो, CLF3 और BRF3 दोनों बहुत ही पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, वो दोनों फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसका यूज क्या है। ये क्या होता है, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, यहां लिख रहा हूं मैं, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235 के लिए यूज किया जाता है इनको। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235 का मतलब क्या है कि यूरेनियम के अंदर 99 परसेंटाइल 99.7 परसेंटाइल के लगभग होता है यूरेनियम 237, और जो 0.295% के लगभग होता है वो होता है यूरेनियम 235। तो मुझे इस यूरेनियम 235 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसकी परसेंटेज को इंक्रीज करना है यूरेनियम के अंदर। तो ये किससे की जा सकती है, इसी मेथड को बोला जाता है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। बच्चों होता क्या है, यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 235 की परसेंटेज बहुत कम होती है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसकी परसेंटेज को बढ़ाने को ही बोला जाता है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235, और ये किया जाता है इन फ्लोरिनेटिंग एजेंट की मदद से। तो ये एनरिचमेंट में यूज किए जाते हैं। तो U को अगर मैं CLF3 के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये UF6 बना लेगा, साथ में CLF बना लेगा। ये वो रिएक्शन है जो यूज की जाती है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। तो यूरेनियम के अंदर 99.7 मतलब यूरेनियम 237 की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, बट यूरेनियम 235 की बहुत कम होती है। इस परसेंटेज को इंक्रीज करना ही कहलाता है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235, और इसके लिए हम इनका फ्लोरिनेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। U plus CLF3 UF6 plus CLF बनाता है। इस रिएक्शन को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। CLF3 BRF3 वेरी पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्यों फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये बहुत आसानी से फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं, वो फ्लोरीन प्रोवाइड करने के कारण हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235, जहां पे हम यूरेनियम को CLF3 के साथ रिएक्ट करके UF6 प्लस CLF करके कन्वर्ट करके फिर इसमें से यूरेनियम को अलग करते हैं। तो यूरेनियम 235 की परसेंटेज क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसी को बोला जाता है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CLF3, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BRF3, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। बच्चों आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया शायद, मुझे लग रहा है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स खत्म हो गया। तो अगर मैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में CLF3 की शेप को ड्रॉ करने को बोलूं तो बड़ा आसान है। नीट में पूछी गई थी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d होती है, इसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर कहां होंगे, ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। तो ये शेप कुछ इस तरीके की होती है, ये शेप कुछ इस तरीके की होती है CLF3, ये शेप कुछ इस तरीके की होती है। दिस इज कॉल्ड बेंट टी शेप। CLF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। अगर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऑलवेज किस पोजीशन पे है, तो 2 लोन पेयर ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। अगर मैं बात करूं CLF5 की या BRF5 की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है। तो sp3d2 है, इसके अंदर 1 लोन पेयर है, तो फिर आपकी ज्योमेट्री और शेप सेम तो नहीं हो सकती। तो इस बार आपकी जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल, है ना, स्क्वायर पिरामिडल होती है BR। ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल होती है। ये BRF5 की बात हो गई है ना। अगर मैं बात करूंगा IF7 की, तो IF7 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d3 होती है। PBP पेंटागोनल बाइपिरामिडल
ज्योमेट्री होती है और इसके अंदर जो एंगल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ये जी में पूछा गया था 2014 में, नीट में पूछा गया था 2018 में, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो IF7 इज पेंटागन बाय पिरामिडल। अब आप पेंटागन बना लो एक, और उस पेंटागन में बीच में सेंटर लेटर रख दो और दो फ्लोरीन आपस में आप क्या कर दो, परपेंडिकुलर कर दो। तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री होती है पेंटागनल बाय पिरामिडल। समझ गए? इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि XX डैश जो बॉन्ड है ये वीकर होता है एज कंपेयर टू XX बॉन्ड्स। तो आपका XX डैश बॉन्ड जो है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू XX बॉन्ड। मेरी बात समझो, ClF3 की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द विच रूल? बेंट रूल है ना। अगर मैं बात करूं ClF5 BrF5 की sp3d2 एक लोन पेयर, द लोन पेयर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द, इसमें तो सारी पोजीशंस बराबर होती है, कहीं पर भी लगा दो लोन पेयर, यहां लगा दो, यहां लगा दो, बात एक ही है। इसकी ज्योमेट्री का नाम नहीं लिखा हम लोगों ने, इसकी शेप का नाम नहीं लिखा, स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री तो आपको मालूम है, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो ज्योमेट्री ऑलवेज क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। XX बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेयर टू XX बॉन्ड, दैट्स व्हाई इंटरहैलोजन आर more reactive than pure halogen. That's why interhalogen are more reactive than pure. नोट कर लो बच्चों, फिर से मैंने बता दिया, थोड़ा सा नोट किया। ClF3 sp3d, दो लोन पेयर, बेंट रूल, ClF5 BrF5 स्क्वायर पिरामिडल, IF7 ये रहा पेंटी शेप, XX बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू XX बिकॉज़ इंटरहैलोजन्स आर मोर रिएक्टिव देन प्योर हैलोजन्स। ठीक है, इतना कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों हमारा आज पी ब्लॉक का एक और टॉपिक हो गया है हैलोजन्स का, इंटरहैलोजन। अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक लेफ्ट हैं, वन इज क्लोरीन एंड अदर इज HCl। बच्चों हमारे सिर्फ दो टॉपिक लेफ्ट है और हमारा पी ब्लॉक खत्म, वन इज HCl एंड अदर इज क्लोरीन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप ऐसे कर लेना कि IBr2 माइनस I3 माइनस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद HCF2। पढ़ा चुका हूं मैं। HCF2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d होगी। कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। कहां प्लेस होंगे लोन पेयर जरा बताओ, कहां प्लेस होंगे लोन पेयर? अगर मैं बात करूं, चलो मैं I3 माइनस की बता दूं, IIT में पूछा था, तो ये रहा I और ये रहा I और ये रहा I है ना, और ये रहा I है। यहां पर एक लोन पेयर आ गया, यहां पर एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर यहां आ गया। I3 माइनस की बात कर रहा हूं, तो कैसी शेप हो गई? लीनियर होगी। द लोन पेयर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर मैं XeF2 की बात करूं तो एक फ्लोरीन हो गया, दो फ्लोरीन हो गया, और कितने लोन पेयर हो गए? एक लोन पेयर हो गया, दो लोन पेयर हो गया, 3। द लोन पेयर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट which position? The lone pair should always be placed at equatorial position, है ना, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, this is I3 minus XeF2, they all are isoelectronic। लिख लिया पूरा, नोट कर लो इसको सही से। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एक्सेप्ट ClF जो कि गैस होता है। यहां तक हो गया। इंटरहैलोजन कंपाउंड हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं बच्चों। अब अगले टर्म पर क्लोरीन और HCl की प्रिपरेशन पढ़कर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।